Assalamu alaikum students. I hope you all are very well. हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज हम लोग अपने फर्स्ट टूल पाइथन को स्टार्ट करेंगे। पाइथन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ मल्टीपल्स फील्ड्स में होती हैं, जिसमें से एक हमारे पास डेटा एनालिसिस भी है। पाइथन बहुत ज़्यादा इजी सिंपल सिंटेक्स है, इसका बहुत इजी लैंग्वेज है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स। अगर वो इसको सीखना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये आसान है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में और सिंपल सिंटेक्स में हम इसका कोड लिखते हैं और आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं। फिर डेटा एनालिसिस से रिलेटेड इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्विकली, फास्ट और पावरफुल हैं पाइथन में। स्टार्ट हम इसके बेसिक से करेंगे। हम इसमें वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो, कोई भी वैल्यू या कोई भी आइटम मेमोरी में स्टोर करवानी हो, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। यस, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, आप स्क्रीन शेयर स्क्रीन मैं करें। जब शेयर करूंगा तो फिर मैं आपसे कंफर्मेशन भी पूछूंगा, तो इसका मतलब है फिर मैंने स्क्रीन आपको शेयर कर दी है। ठीक है, स्क्रीन में जब शेयर करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा भी कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। तो इसके लिए जो हमारे पास टूल है पाइथन, उसके लिए हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक का यूज़ करना है। कि जुपिटर नोटबुक एक जो है वो प्रेफरेंस भी है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। उसी में हम अपना कोड लिखते हैं, उसी में हम अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई भी एक्सप्लेनेशन बतानी हो वो लिखते हैं हम लोग। उसी में अपनी जो फाइल पे वर्किंग करेंगे, डेटा को हम इंपोर्ट करेंगे, सारा काम हम लोग जुपिटर नोटबुक पे ही करेंगे। वो जुपिटर नोटबुक हमारे पास क्लाउड बेस में गूगल कोलैब के नाम से यूज़ की जाती है, जो क्लाउडली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने उसका आपको थोड़ा सा इंट्रो भी दिया था गूगल कोलैब को, और आपके साथ उसको मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी दिखाया था उस। ठीक है, तो और फिर मैंने आप लोगों के साथ एनाकोंडा का लिंक भी शेयर किया था और वीडियो का भी लिंक शेयर किया था, और आई होप कि आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिया होगा एनाकोंडा नेविगेटर को। उसी के अंदर हमारे पास जुपिटर नोटबुक मिलेगी। ठीक है, इवन कि उसी वीडियो में बताया भी हुआ है कि एनाकोंडा का डाउनलोड करने के बाद, सेटअप करने के बाद आपने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कैसे करना है। आप सिंपली अपने सर्च बार में अगर जुपिटर नोटबुक भी लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास वो तब भी जुपिटर नोटबुक आपके गूगल पे लोकल ब्राउज़र पे लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड उसका आई थिंक ये भी मेथड है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए वहाँ पे हम लिखते हैं जुपिटर नोटबुक, तो तब भी हमारे पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा। नाउ टेल मी, स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? नहीं। ओके। वी एस कोड से ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से जुपिटर नोटबुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि वी एस कोड में भी फिर आपको जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स के हो गए हैं एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल। अगर नहीं इंस्टॉलेशन हुई या कोई एरर इशू आ रहा है, तो मैंने आपको उसका एक वे इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था गूगल कोलैब का भी। बाकी तो मैंने आपको नाम बताए थे, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वी एस कोड है, पाईचार्म है, लेकिन जो प्रेफरेंस पे है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, वो मैंने आपको यही दो टूल्स बताए थे, जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब, अपने इस टूल से रिलेटेड ये जो इन्वायरमेंट है।
स्क्रीन विजिबल सबको हो रही है? कमेंट में अगर इस तरह का एक आ जाए क्वेश्चन या कमेंट, तो फिर बाकी काइंडली उनको बता दिया करें कि उनको तो विजिबल हो रही है, मतलब आप लोगों को विजिबल हो रही है। अगर मोस्टली स्टूडेंट्स को ना विजिबल हो फिर तो डेफिनेटली मेरी तरफ से इश्यू होगा, फिर मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। जब बीच में जो है ना वो माइक ऑन होता है कुछ स्टूडेंट्स का, उस वजह से भी जो है वो नॉइज़ वगैरह आती है, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ इर्द गिर्द तो कोई शोर वगैरह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लास में, स्पेशली क्लास में एंटर होने से पहले आप माइक्स जो है ना वो अपने ऑफ रखा करें। ओके, ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये है मेरे पास जुपिटर नोटबुक, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास गूगल ब्राउज़र पे ही ओपन हुई है लोकल होस्ट की वजह से, यानी कि अगर हमारे पास इंटरनेट ना भी हो हमारे सिस्टम में तो फिर भी ये जुपिटर नोटबुक ईज़िली ओपन हो जाएगी, यानी कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे वर्क करती है। अब आपने जहाँ पे अपना एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल किया होगा और उसका सेटअप जहाँ पे आपने अपने सिस्टम की डिस्क के अंदर आपने स्टोर उसको किया होगा, वहीं का आपको यहाँ पे ये फाइल्स वगैरह फोल्डर्स नज़र आएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने कि अपना एक फ़ोल्डर आप लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है। और उसी फोल्डर के अंदर आपने तमाम तर अपना मटेरियल अकॉर्डिंग टू पाइथन स्पेशली जितनी भी फाइल्स और जितने भी इससे रिलेटेड लेक्चर मैं आपको सेंड किया करूँगा, यानी मटेरियल, वो आपने अपना उसी फोल्डर के अंदर रखना है। तो फोल्डर आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे आपने न्यू पे आ जाना है, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। न्यू पे क्लिक करेंगे तो एंड पे आपके पास न्यू फोल्डर की ऑप्शन है। आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अपना फोल्डर क्रिएट करना है और उसका आप नेम जो है वो कुछ भी रख लें। मैं यहाँ पे बैच 309 रख रहा हूँ और एंटर हिट करें तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यस, क्वेश्चन है आपका तो कर लें। अब बताएं, स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो यहाँ पे ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पे आपने अपनी नोटबुक को लॉन्च करना है या क्रिएट करना है। दोबारा से आपने न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद पाइथन 3 IPy कर्नल आपको नज़र आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ये जुपिटर नोटबुक जो एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करके आप यूज़ करेंगे, ये उसके तरीके को मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ लास्ट क्लास के एंड पे मैंने आपको गूगल कोलैब के बारे में भी बता दिया था, वहाँ पे तो किसी भी किस्म का फोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो गूगल कोलैब का फोल्डर आपकी ड्राइव के अंदर स्टोर कर क्रिएट कर देता है, वहीं पे आपके पास वो मटेरियल स्टोर कर देता है। सो ये है हमारे पास नोटबुक जहाँ पे हमने अपनी एक्चुअली वर्किंग करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और अपनी इस नोटबुक का नेम आपने चेंज करना है।
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है न्यू नेम की। मैं यहाँ पे रख देता हूँ पाइथन अंडरस्कोर फंडामेंटल्स, ठीक है, और हिट करेंगे तो ये अब मेरे पास इसका नेम जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास ये नोटबुक ओपन नहीं होगी, वो एरर दे देता है, फाइल इनक्रप्ट का वो आपको एरर डिस्प्ले कर देता है। तो उस एरर से बचने के लिए ये समटाइम्स हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आप जब भी अपनी नई नोटबुक क्रिएट करेंगे उसका नाम चेंज करने के बाद आपने उसको सेव कर देना है। शॉर्टकट की कंट्रोल एस का यूज़ कर लें, या फिर ये आपके पास आइकन यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं, उसमें ये पहला आइकन फाइल के नीचे सेव का है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अपनी नोटबुक को ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आप ये काम ज़रूर कीजिएगा कि फ़ाइल ओपन करें, न्यू नोटबुक बनाएं, उसका नेम रीनेम करें और फिर उसको सेव करके क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद उसको दोबारा ओपन करें। ठीक है, इससे फिर ये है कि आपकी फ़ाइल इनक्रप्ट नहीं होगी, जितना भी मटेरियल आपने अंदर लिखा होगा वो सारा सेफ ही रहेगा। क्योंकि ये समटाइम्स मेरे साथ ऐसा हो चुका है और पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स के साथ भी हो चुका है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे ये कुछ टैब्स हैं, यहाँ पे फाइल, ठीक है, एडिट, व्यू, रन, कर्नल, सेटिंग, हेल्प। कोई भी आपने और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, कोई रेफरेंस देखना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने जुपिटर नोटबुक से रिलेटेड पढ़नी है, तो यहाँ पे आपको वो ही मिल जाएंगी चीज़ें। अदरवाइज़ हमारा इन टैब से वैसे कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स हैं। फर्स्ट सिंबल है सेव का। सेव के बाद यहाँ पे है कि अगर आपने सेल को इंक्रीज करना है, कोई और सेल ऐड करना है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक टू ऐड अ सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। और ये प्लस का जो सिंबल है इसको भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेल इंक्रीज होते जाएंगे। ये सेल है जहाँ पे हमने अपना कोड लिखना है, तो इनको सेल्स कहते हैं। फिर ये अगर आपने कोई सेल कट करना है, ख़त्म करना है, तो ये उसके लिए हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। और आप जैसे ही इन पे अपने कर्सर को रखेंगे तो वो आपको शॉर्टकट कीज़ भी इससे रिलेटेड बताएंगे। ये कॉपी का है, ये पेस्ट का है, ये अपने सेल को रन करने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। और शॉर्टकट की हमारे पास यूज़ होती है एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर की। यहाँ पे ये कर्नल को इंटरप्ट, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा सेल रन हो चुका है उसके अंदर कोड जो स्टॉप ही नहीं हो रहा, तो फिर हम अपने कर्नल को यहाँ से इंटरप्ट कर देते हैं, यानी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये आगे एक लूप्स का टॉपिक आएगा, उसके लिए ये हमारे पास मोस्टली यूज़ होता है। अच्छा, ये वाला सेल यहाँ पे ज़रा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त यहाँ पे मेरे पास ये कोड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कोड का मतलब है कि ये जो सेल इस वक्त हाईलाइट है, जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये मेरे पास इस वक्त कोड की शक्ल में मौजूद है। मुझे इसको टेक्स्ट की फॉर्म में शिफ्ट करना है, जिस तरह मैंने गूगल कोलैब में किया था कि टेक्स्ट का एक मैंने सेल क्रिएट किया था। लेकिन यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में ये फ़िलहाल कोड की फॉर्म में है, मुझे इसको टेक्स्ट की फॉर्म में शिफ्ट करना है ताकि मैं हेडिंग्स या कुछ लिख सकूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मार्क डाउन की। मार्क डाउन पे आप क्लिक कर दें तो ये देखें अब ये सेल की फॉर्म में नहीं है, अब ये मार्क डाउन, यानी कि अब मैं कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, मैं कोई लाइंस लिखना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे एरर ना आए, यानी टेक्स्ट अपना लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम जुपिटर नोटबुक में मार्क डाउन का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मुझे हेडिंग देनी है यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम की, मैं यहाँ पे हेडिंग चले दे देता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग, मेन हेडिंग। अच्छा, हम लोग ये भी जो है वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो मेन हेडिंग, हेडिंग 1 है, वो अगर हमने यहाँ पे देनी है तो आपको हैश का यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, हैश, और उसके बाद स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट
प्रोग्राम इन पाइथन। ठीक है, ये मेरे पास, ये मैंने हेडिंग देनी है। अब इस सेल को रन करना है, हम इस सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है शिफ्ट प्लस एंटर, यानी शिफ्ट को होल्ड करते हुए आपने एंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास हेडिंग की फॉर्म में फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन में डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है कोड और मार्कडाउन में। इज इट क्लियर? अभी फिर हम आगे अपना कोड भी लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपने मल्टीपल्स हेडिंग्स देनी है, ठीक है, यानी कि आप ये तो मेन हेडिंग थी, अब आप सब हेडिंग्स देना चाह रहे हैं, तो फिर आप 2 या 3 या 4 अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे आप हैश इंक्लूड करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई आएगी। मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ साथ में लेक्चर नंबर 2। तो ये देखें, ये मेन हेडिंग थी और ये इसकी नीचे सब हेडिंग, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कि ये ज़्यादा बोल्ड है और कैपिटल में है, ये ज़रा छोटी सी हमें डिस्प्ले हो रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में हम लोग काम करते हैं मार्कडाउन का यूज़ करते हुए। हम कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने तो लास्ट क्लास में गूगल कोलैब के अंदर जो अपना सिर्फ एक छोटा सा कोड लिखा था हेलो पाइथन या हेलो वर्ड का, वही एग्जैक्ट उसी तरह का सिंटेक्स हम यहाँ पे भी जुपिटर नोटबुक में लिखते हैं। अब ये मेरे पास ये वाला सेल कोड की फॉर्म में मौजूद है। कोड मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं। तो पाइथन में कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो उसके लिए हम लोग प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो पहले से ही बना है और काम ही ये करता है आउटपुट को डिस्प्ले करवाना। किस तरह के आउटपुट? जो इसकी पैरेंथेसिस में लिखा हुआ होता है। अब मुझे हेलो, चलें हेलो पाइथन या वेलकम टू पाइथन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब ये चूंकि मेरे पास करेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनको हम लोग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स का यूज़ किया और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम टू द पाइथन्स क्लास। ठीक है, और इस सेल को भी रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। तो यही हमारे पास यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कि ये मेरे पास मार्क डाउन था, हेडिंग्स या फिर टेक्स्ट लिखने के लिए था, लेकिन ये मेरे पास एक कोड की फॉर्म में था कि मैंने जैसे ही सेल को रन किया, जो भी इस प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस में लिखा था मेरे पास वही आउटपुट में डिस्प्ले हो गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पाइथन का, इसी तरह से आगे भी हम लोग सिंपल कोड लिखेंगे। फिर शॉर्टकट की भी आपको इसके बता देता हूँ कि आपने अगर कोड से मार्कडाउन वाले सेल में जाना है तो बार बार आप यहाँ पे आके मार्कडाउन करेंगे। इसके बजाय ये है कि आप शॉर्टकट की इसके लिए याद कर लें ESC। ठीक है, ये F1 की के साथ जो एक की है ESC, उसको प्रेस करते हुए आपने M को प्रेस करना है, तो आपके पास वो सेल कोड से मार्कडाउन में शिफ्ट हो जाएगा। जी, आपका क्वेश्चन है? जी मेरा एक क्वेश्चन है। अब बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी में नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है पाइथन? मैंने अभी जिस तरह बताया कि प्रोग्राम उसकी जो हमारे पास एक तो लाइब्रेरीज हमारे पास उसके लिए यूज़ होती हैं, और फिर इजी वे में हम लोग डेटा एनालिसिस उसका परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करते हुए। ठीक है, और उससे ज़्यादा फिर अगर हमारे पास जब बल्क डाटा होगा, लार्ज डाटा होगा, तो पाइथन उसके लिए नंबर 1 होगी कि ईजिली वो लार्ज डाटा सेट को हैंडल कर लेगा। यानी कोई भी डाटा हमारे पास, चाहे वो डेटाबेस का हो हमारे पास, चाहे वो किसी फाइल की फॉर्म में डाटा हो, पाइथन के लिए हर एक लाइब्रेरी मौजूद है। ओके। और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट की कोड वाले सेल से मार्कडाउन में जाने के लिए मैंने
कमेंट में भी लिख दी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन है आपका? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही? जी बोलें। सर मैं ये कह रही हूँ कि पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आप कोड्स जो लिख रहे हैं वो तो बस सिंपल कोड है और वही कोड रीराइट होके नीचे लिखा हुआ आ रहा है। कोड्स तो ऐसे होते हैं ना कि मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, देन वो कन्वर्ट होके इनटू उसमें स्क्रिप्ट फॉर्म में आ रहे होते हैं। इक्वेशन तो बन ये जाती है। किस तरह ये के सारा कोड्स हैं? काम हम लोग आगे चल के करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूँ। अगर मैं एकदम ही आपको बिल्कुल एडवांस या नई चीज़ बता दूँ तो उसमें तो फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह लास्ट क्लास में ही एक स्टूडेंट जो है वो हाफ लेक्चर में किसी वजह से वो स्टार्टिंग पे नहीं ज्वाइन कर सके, लेकिन मिड में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने भी यही मुझसे लास्ट पे क्वेश्चन किया था कि आप तो अभी से ही इतनी एडवांस चीज़ें बताने लग गए हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने यही कहा था तब भी कि बेसिक से ही स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में मैंने सारा इंट्रोडक्शन, सारी बातें बताई हैं। तो अभी भी हम लोग सारी चीज़ें इसी तरह स्टार्ट से ही लेके चलेंगे। आगे आगे चलकर आपको ज़रूर समझ आएगी कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ आए हैं, वो आगे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे जब हम EDA परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी, तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो हर हमारे पास अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी ले लें, वो चाहे C++ है, C है, पाइथन है, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कोई भी हमने वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल का होना ज़रूरी है कि वेरिएबल एक रेफरेंस चला जाता है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा कि बेसिकली वेरिएबल हम एक बता देते हैं, हमारे पास एक कंटेनर होता है, ठीक है। उस कंटेनर के नाम से हमारे पास क्या है, चीज़ें स्टोर होती हैं। मैं आपको सिंपल और एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक ग्लास का बॉक्स होता है, ठीक है। तो वो बॉक्स हमारे पास कंटेनर है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ क्या है, क्या होंगी, ग्लास होंगे, शीशे के हों या जो भी ग्लास हों, तो वो हम उसके कंटेनर से ही पहचान पाएंगे कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें या कौन सी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी हो, डेटा स्टोर करवाना हो, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ये तो अभी मैंने आपको प्रिंट का जो सिंपल मेथड बताया है, वो मैंने अभी यही बताया था कि प्रिंट की पैरेंथेसिस में हम लोग जो भी लिखते हैं वो सेम एग्जैक्ट आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। लेकिन वो डिस्प्ले करवा कैसे रहा है, उसके लिए वो प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के अंदर काम करता है, जो आउटपुट ही हमेशा स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। हम लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं, हम लोग कुछ भी देखते हैं अपने फ़ोन्स वगैरह में या लैपटॉप्स में, तो वो भी चीज़ें किसी ना तो किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए ही बनी हैं। तो वो हमें जो डिस्प्ले हो रही होती हैं फ्रंट एंड पे, जो यूज़र इंटरफेस होता है, हमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं एज अ आउटपुट, वो भी बैकएंड पे उन पे कोई ना कोई इस तरह का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ हुआ होता है। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम इन चीज़ों को, सब चीज़ों को वन बाय वन लर्न करेंगे, गो थ्रू करेंगे, और फिर आगे जब हम डेटा पे, लाइब्रेरीज पे वर्क करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास यूज़ होंगी। तो ओके, यहाँ पे अब हम अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पाइथन में वेरिएबल जो है वो बिल्कुल सिंपल, जो हमें भी वेरिएबल याद रहे उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, वेरिएबल बताने से पहले यहाँ पे मैंने कोड वाले सेल के अंदर जब हैश को लिखा है तो उसका कलर कुछ यूं आ रहा है, इसको कहते हैं कमेंट। पाइथन की लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं कमेंट। और कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग सेल, कोड वाले सेल के अंदर लिखते हैं, आउटपुट में वो डिस्प्ले नहीं होता, इग्नोर हो जाता है। यानी कि अगर हमने कोई सिंपल वर्ड बताना है, जिस तरह यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ, सिंपल इंग्लिश में ही लिख लेता हूँ, मतलब सिंपल अपनी लैंग्वेज में ही, कि वेरिएबल का नाम बहुत आसान होना चाहिए ताकि याद रखना इजी हो, ठीक है। ये मैंने एक हैश का यूज़ करते हुए ये एक लाइन लिखी है, इसको हम कहेंगे पाइथन के अंदर कमेंट। कोड वाले सेल के अंदर इसको हम लोग कमेंट कहेंगे।
यानी आउटपुट में ये लाइन डिस्प्ले नहीं होगी। कमेंट का यही काम होता है कि वो इग्नोर कर दिया जाता है रनिंग टाइम पे। तो यहाँ पे जो मैंने मकसद है बताने का कि वेरिएबल नेम हमेशा हमने वही रखना है जो हमें भी बाद में उसको कॉल करने के लिए याद आसानी से रहे। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है एज। अब मुझे पता है कि ठीक है, एज वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी वो कोई ना तो कोई एज की ही होगी, किसी पर्सन की एज की ही होगी। तो उसके लिए फिर मैं सिंपली एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। अब ये है वेरिएबल नेम। अब मेमोरी के अंदर इस एज नाम का एक कंटेनर बन जाएगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब वो वैल्यू मुझे देनी है, फॉर एग्जांपल 20 एज मुझे देनी है, यानी एज नाम के वेरिएबल को 20 वैल्यू असाइन करनी है। तो उसके लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल कहलाता है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल लिखूंगा और इक्वल के बाद यहाँ पे मैंने 20 लिख दी है। अब ये 20 इस वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि मेमोरी में एक कंटेनर बन चुका है एज नाम का जिसके अंदर ये 20 स्टोर है। तो ये 20 एज के अकॉर्डिंग स्टोर हुआ है। अगर मुझे इस 20 को आउटपुट में डिस्प्ले करवाना हो तो मैं सिर्फ 20 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये पता होगा कि ठीक है मैंने उसको किसी ना तो किसी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल का रेफरेंस देते हुए स्टोर करवाया है। या चलें इसकी एक और आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमने अपने किसी रिलेटिव के घर जाना हो या अपने किसी फ्रेंड के घर जाना हो तो हम किस तरह से उनके घर तक पहुँचते हैं? एनीवन? एड्रेस के थ्रू। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये एज एक वेरिएबल है वो एक रेफरेंस, एक एड्रेस है कि वो जाकर उस जगह पे लोकेट करेगा कि ठीक है एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है, एड्रेस मौजूद है, उसकी जो वैल्यू होगी 20 वो उसको आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। अगर हमें उनका एड्रेस ही ना पता हो तो क्या हम उनके घर तक या उनके घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि वैल्यू को फिर कॉल करना इजी रहता है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? जी क्लियर है। ओके, हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने इस सेल को रन कर लिया है। अब ये एज ना 20 जो है वो एज के साथ एज नाम का वेरिएबल नेम, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, स्टोर हो चुका है। अब मैं इसको आगे चल के किसी भी सेल में कॉल करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट और यहाँ पे लिखता हूं एज। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट्स का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ वेरिएबल नेम को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, यानी कि वैल्यू को, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। जब भी हम लोग प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर कोई भी लाइन लिखते हैं वो आउटपुट में एज इट इज़ डिस्प्ले होती है, लेकिन अगर हम लोग विदाउट डबल कोट्स प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखते हैं विदाउट कोटेशन, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल नेम हम लोग लिख रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर एज लिखा है तो ये एज वेरिएबल नेम है। तो मेरे पास इस एज वेरिएबल की वैल्यू एक्चुअल में आउटपुट में डिस्प्ले होगी, दैट इज 20। अब ये 20 आया कैसे है? वही कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बताया है कि एज के रेफरेंस के साथ 20 स्टोर हुआ है। हालांकि लिखा मैंने इस सेल में है एज इक्वल 20, वेरिएबल और वैल्यू को मैंने इस सेल में डिक्लेयर किया है, लेकिन कॉल मैं इस सेल में कर रहा हूं। ओके, तो इसलिए हम लोग ये वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। नहीं, पाइथन में हम डेटा टाइप साथ में डिक्लेयर नहीं करते। पाइथन उसको खुद ही कंसीडर कर लेता है कि ये किस तरह की डेटा टाइप वैल्यू है। वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ आफ्टर द वेरिएबल कॉन्सेप्ट। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वेरिएबल हम लोग क्यों डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से करते हैं। फिर
प्रिंट फंक्शन के साथ अगर हम प्रिंट फंक्शन की पैरेंथेसिस में डबल कोट्स लिखेंगे तो जो कुछ भी उस कोट्स के अंदर लिखा होगा वो एज इट इज़ आउटपुट में डिस्प्ले होगा ही होगा। लेकिन अगर हम लोग विदाउट डबल कोट्स कुछ भी प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं तो इसका मतलब है हम लोग जस्ट वेरिएबल की वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से एक प्रिंट फंक्शन के साथ काम कर लेता हूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस, फिर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया एज इज़ कॉलन। अब बेसिकली ये एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एज है, और अब मुझे ये वेरिएबल नेम, क्योंकि मुझे बताना भी है एज क्या है, 20 बताना है, तो यहाँ पे मैं 20 नहीं लिखूँगा, बल्कि वो 20 चूँकि एज नाम के वेरिएबल के साथ स्टोर है तो मुझे यहाँ पे अब उस वेरिएबल का नाम लिखना है, तो वो कोमा लगाऊंगा। ये सिंटेक्स है, कोमा लगाने के बाद एज। तो अब ये प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा, ये एज इज़ आउटपुट में ऐसे ही डिस्प्ले होगा, कॉलन के बाद यहाँ पे जो कोमा के बाद हम लोग वेरिएबल नेम लिखते हैं उसकी वैल्यू को वो साथ में लिख देता है। तो ये देखें एज इज़, चूँकि डबल कोट्स के अंदर प्रिंट में लिखा था वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे फिर डबल कोट्स के ख़त्म होने के बाद कोमा लगाएंगे और कोमा के बाद हम लोग वेरिएबल नेम पास करेंगे, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इज इट क्लियर? जी क्लियर है, लेकिन आपकी हाँ बस स्क्रीन आ गई। ओके, क्या नहीं आ रही? स्क्रीन विजिबल नहीं थी लेकिन हो गई विजिबल आपकी दोबारा। अच्छा, स्क्रीन का मैं आपको एक बता दूं, ये इस वक्त जो है ये आपको स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही है, आपके राइट साइड पे ये कमेंट का बॉक्स ओपन है, मिड में ये आपको ग्रीन ज़ाइनिक्स का लोगो नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे आपको शो माई स्क्रीन एनीवे ये चीज़ें नज़र आ रही जी हैं। नजर आ तो ये वो समटाइम्स कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि स्क्रीन बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई है, बेसिकली यही स्क्रीन नज़र आ रही होती है। ठीक है, वो स्क्रीन स्वाइप करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको वही मेरी वाली स्क्रीन की नज़र आएंगी, लेकिन अगर बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाए स्क्रीन तो फिर वो डेफिनेटली मेरी तरफ से भी ब्लैंक होगी, तो उस पर फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो वेरिएबल नेम, अब ये बात याद रखनी कि वेरिएबल नेम हमेशा आपने वही रखना है जो आपके लिए इजी रहे। ठीक है, वेरिएबल नेम हमेशा 1 2 नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 एज इक्वल 30, चलें 20, मैंने इसको रन किया तो मुझे यहाँ पे ये एरर दे देगा। ठीक है, तो एरर में ये हैड के अकॉर्डिंग बता भी रहा है कि एरर किस जगह पे, कहाँ पे मसला है। तो कभी भी आपने नंबर से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करना। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ माय एज, ये मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, तो माय और एज के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माय और एज के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। फिर उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने माय लिखने के बाद आपने अंडरस्कोर का यूज़ कर लेना है, माय अंडरस्कोर एज। अब उसने देखें मुझे किसी भी किस्म का एरर नहीं दिया, तो आपने ये अंडरस्कोर का यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे अब इसमें हम डेटा टाइप्स देखते हैं, पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स यानी जिस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो किस किस्म की वैल्यू है। अच्छा, हमें तो ये पता है कि ठीक है वो हमारे पास वैल्यू नंबर्स में है, वो हमारे पास वैल्यू चलें करैक्टर्स में है, अल्फ़ाबेट्स में है, ये हमें पता है, लेकिन चूंकि हमने चेक भी करना है कि क्या वाकई ही इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसका कंपाइलर है उसको भी क्या वाकई ही पता है कि ये 20 नंबर कौन सा है, फिर स्ट्रिंग वाला नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन का भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ टाइप, TYPE। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये जो एज नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, चलें इसी को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, प्रिंट एज। देखें अब ये एज 20 कैसे आया है, यहाँ पे तो मैंने इसको डिक्लेयर तो यहाँ पे किया है ऊपर सेल में, लेकिन इसको मैं नीचे जब जब मर्जी इसको मैं कॉल कर सकता हूँ इसके वेरिएबल का यूज़ करते हुए, तो उसकी वैल्यू ही एक्चुअली आउटपुट में डिस्प्ले होगी।
अच्छा, अब मुझे ये पता करना है कि ये जो एज वेरिएबल है इसकी जो ये वैल्यू है 20 वो किस किस्म की है। मुझे तो पता है कि ये नंबर है, और कौन सा नंबर है, हम लोग नंबर्स में भी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं ना। इंटीजर है सर। एग्जैक्टली इंटीजर है, यही मैं पूछना चाह रहा था। हम लोग नंबर्स में भी टाइप्स पढ़ते हैं, इंटीजर जिसके अंदर पॉइंटिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, और एक होती है हमारे पास फ्लोटिंग, ठीक है, जिसके अंदर डेसिमल जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर पॉइंट इंक्लूड होता है। तो मुझे यही चेक करना है कि क्या वाकई ही पाइथन को भी पता है कि ये इंटीजर नंबर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर टाइप का यूज़ करते हैं, यानी हमने जब चेक करनी हो वैल्यू, यहाँ पे मैं अच्छा सिंपली प्रिंट फंक्शन के अलावा भी हम लोग अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है TYPE टाइप, तो देखें इसका कलर ग्रीन सा हो गया है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। अब टाइप की पैरेंथेसिस के अंदर हम वो वेरिएबल नेम पास करेंगे जिसकी हमने वैल्यू पता करवानी है किस तरह की है। तो यहाँ पे उसने आउटपुट में मुझे क्या दिया है, इंट, INT इंट। इसका मतलब है कि एज नाम की ये जो वैल्यू है 20 वो किस किस्म की है, इंटीजर टाइप की है। और अगर मैं प्रिंट का यूज़ करते हुए फाइंड आउट करूँ टाइप, तो फिर उसके लिए मुझे ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। पहले प्रिंट, फिर उसकी पैरेंथेसिस, प्रिंट की पैरेंथेसिस के अंदर टाइप TYPE स्मॉल लेटर्स में, फिर टाइप की पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल नेम पास करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, क्लास इंट। इसका मतलब है कि इंटीजर ही डाटा टाइप है, तो इसको कहते हैं डाटा टाइप। के एज नाम के वेरिएबल की डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी। सेकंड हमारे पास होती है फ्लोटिंग, या फ्लोट भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मार्क्स नाम का वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने वैल्यू दे दी 36.65। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ही पाइथन में ये फ्लोट ही कंसीडर की जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले मार्क्स को यूज़ कर लेते हैं, फिर प्रिंट टाइप मार्क्स। तो ये देखें, पहले उसने मुझे मार्क्स को आउटपुट में डिस्प्ले करवाया, दैट इज़ 36.65, और फिर उसकी टाइप बता दी है फ्लोट। तो बिल्कुल फ्लोट जो है वो हमारे पास पॉइंट वाली ही पाइथन के अंदर फ्लोट डाटा टाइप कंसीडर की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है अब हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग वही जो मैंने आपको बताया है कि डबल या सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं, वो स्ट्रिंग ही कंसीडर की जाती है। मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लिख लेता हूँ फारूक, ठीक है, प्रिंट स्ट्रिंग, प्रिंट टाइप स्ट्रिंग। तो देखें, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल था जिसकी वैल्यू थी स्ट्रिंग डाटा टाइप की ही, यानी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में भी हम लोग लिख लें तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप ही कंसीडर की जाती है। फिर यही नहीं है, सिर्फ हमारे पास स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स ही नहीं आ सकते बल्कि नंबर्स भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, तो इसको भी उसने क्या कंसीडर किया है, STR स्ट्रिंग ही कंसीडर किया है। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगाने थे ताकि पता चल जाए कि ये दोनों ही हमारे पास डेटा टाइप्स ही हैं। तो देखें, यहाँ पे सिंगल कोट के साथ मैंने डिक्लेयर की थी, यहाँ पे डबल कोट्स, तो दोनों ही उसने स्ट्रिंग कंसीडर की है। फिर इनके अंदर चाहे नंबर्स भी क्यों ना आ जाएं, वो उसको भी स्ट्रिंग डाटा टाइप ही कंसीडर करेगा। इज इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास एक और डेटा टाइप है लिस्ट, LIST लिस्ट। अच्छा, लिस्ट का मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि लिस्ट को वैसे उर्दू में क्या कहते हैं, फहरिस्त, ठीक है।
यानी कि जब हम लोग ये कॉमन ही एग्जांपल है इसलिए मैं इसी से रिलेट करके आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जब कोई अपना मंथली सामान वगैरह लेने जाना हो, शॉपिंग करनी जानी हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये वाली दाल इतनी लानी है, ये वाली चीज़ इतनी लानी है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल यहाँ पे देता हूँ कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स आइटम्स आ जाती हैं, मल्टीपल्स वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर हम पाइथन के अंदर लिस्ट डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे और लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिस्ट आ जाती है, यानी कि जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज़ लिख लें, वो चाहे नंबर्स की हों, वो चाहे स्ट्रिंग्स की हों, हमारे पास वो लिस्ट ही कंसीडर करेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 2, 3 और यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ गई। अब लिस्ट के अंदर चूंकि मैंने बताया था कि मल्टीपल्स आइटम्स या एलिमेंट्स आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ये मल्टीपल्स ही वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं और दो वैल्यूज़ को अलग-अलग करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे। इसकी हम एक तो लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं और फिर इसकी टाइप चेक करते हैं कि क्या वाकई ही ये लिस्ट ही है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास आउटपुट भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही आई है जैसे मैंने यहाँ पे राइट की थी और उसने क्लास भी क्या बताई है, लिस्ट, LIST, लिस्ट। तो इसका मतलब है ये लिस्ट डाटा सर इसमें जो ऊपर आपने सॉरी ऊपर आपने जो लिस्ट लिखा है ये लिस्ट वेरिएबल है। लिस्ट बेसिकली ये नाम मैंने लिस्ट रखा है, ये वेरिएबल नेम है, लेकिन वेरिएबल को हम जो वैल्यू असाइन करते हैं उन्हीं को कहते हैं डेटा टाइप, कि किस किस्म की हम एक वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं। तो इस वक्त ये लिस्ट डाटा टाइप वैल्यू मैंने लिस्ट नाम के वेरिएबल को असाइन की है, ठीक है। तो ये डाटा टाइप है, किस किस्म की वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास लिस्ट डाटा टाइप कंसीडर की जाएगी। ओके जिस तरह हम लोग एड्रेस वगैरह देखते हैं, तो एड्रेस में क्या होता है, स्ट्रीट नंबर लिखा होता है, फिर हाउस नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो वो एक उसका प्रॉपर जो है वो पैटर्न है, वो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है एड्रेस बताने का। इसी तरह लिस्ट हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ होती हैं। जैसे ही हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे पाइथन उसको लिस्ट कंसीडर कर लेगा। जिस तरह मैंने बताया कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख लें, नंबर्स हों या अल्फ़ाबेट्स हों, जैसे ही हम सिंगल और डबल कोट्स को यहाँ पे लिखेंगे पाइथन उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप कंसीडर करेगा। डाटा टाइप वो वैल्यूज़ होती है, जिस तरह हम लोग डेटाज वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट में रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, कुछ नंबर्स में होते हैं, तो वो बेसिकली उनकी डाटा टाइप्स होती हैं कि इस तरह से हम लोगों ने एंट्री की है, ठीक है। और अरे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसमें भी जब हम लोग अरे वाले टॉपिक को कवर करेंगे तो फिर मैं आपको इनमें डिफरेंस भी साथ में बताऊंगा। डिक्लेयर करने के मेथड में कह सकते हैं कि ये अरे से सिमिलर है। ओके ये लिस्ट डाटा टाइप समझ आई है कि जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं उसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये नंबर्स, स्ट्रिंग्स ही आ जाती हैं, लेकिन जो मेन बात है, पॉइंट है, वो यही है कि जैसे ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट को वहाँ पे लिखा पाइथन ने उसको क्या कंसीडर कर लिया, लिस्ट डाटा टाइप, कि जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल्स एलिमेंट्स, मल्टीपल्स नंबर्स, मल्टीपल्स वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, वो लिस्ट कंसीडर की जाती है। क्लियर? फिर हमारे पास ये जो लिस्ट है और स्ट्रिंग, आगे ये टप्पल और एक दो और डाटा टाइप्स हैं, बेसिकली ये पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं।
तो इनको हम लोग फिर डिटेल से आगे आने वाले टॉपिक्स में क्लासेस में कवर करेंगे। इनके अंदर और यूज़ होने वाले मेथड्स हैं, फिर वहाँ पे आपको एग्जांपल्स दूंगा कि इनका मेन इम्प्लीमेंट हम लोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। फिलहाल अभी तक आप इसको एज अ डेटा टाइप देखें कि किसी भी वेरिएबल को हम किस तरह की वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस वक्त मैंने एक लिस्ट डेटा टाइप इम्प्लीमेंट की है, असाइन की है एक वेरिएबल को। ओके, समझ आ रही है? कोई हाउ नाउ, कोई जो है वो आवाज़ वगैरह नहीं आ रही? जी समझ में आ रहा है। ठीक है, बताया करें साथ, ताकि मुझे भी पता चलता रहे, और जहाँ पे कंफ्यूजन हो तो वहाँ पे फिर जब पूछता हूँ तो ज़रूर पूछा करें। अच्छा, अब नेक्स्ट डाटा टाइप है टप्पल। टप्पल भी सेम एग्जैक्ट लिस्ट की तरह ही है, लेकिन चूंकि मैंने बताया था कि जैसे ही हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं वो उसको लिस्ट कंसीडर करता है। तो यहाँ पे टप्पल में हम लोग, मैंने वेरिएबल का नाम ही टप्पल रखा है, हम कुछ भी रख सकते हैं। चलें, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया है मार्क्स। ठीक है, लेकिन उसकी डाटा टाइप, ये मार्क्स नाम के वेरिएबल की डाटा टाइप मेरे पास टप्पल होगी। टप्पल बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं पैरेंथेसिस का यूज़ करते हुए। ठीक है, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हुए, और इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। तो जब मुझे एक वेरिएबल को मल्टीपल्स वैल्यूज़ असाइन करनी हो तो फिर हम लोग लिस्ट या टप्पल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें, उसने मुझे इसकी डाटा टाइप भी क्या बताई है, टप्पल। ठीक है, तो ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इनको डिटेल से कवर करेंगे, तो वहाँ पे आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यस, सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है, एक तो मैंने जो बताया है कि आगे ये हमारे पास पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, तो हम लोग इनको अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे, वहाँ पे भी मैं बताऊँगा। और अभी इस क्लास के लिए मैं बता देता हूँ कि डिफरेंस ये है कि लिस्ट हमेशा डिक्लेयर की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एलिमेंट्स उसमें भी मल्टीपल्स ही आते हैं, लेकिन जो टप्पल है उसको डिक्लेयर किया जाता है पैरेंथेसिस में, जो राउंड वाली ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर उसको डिक्लेयर किया जाता है। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ किया तो मुझे उसने टप्पल डेटा टाइप बताई। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया तो उसने मुझे लिस्ट डाटा टाइप बताई। एक तो ये डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस, इनका यूज़ हम लोग अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज करते हैं। जो टप्पल है वो बेसिकली तब हम लोग इम्प्लीमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जब हमने अपने डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए चेंज नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड मेन डिफरेंस है कि टप्पल अनचेंजेबल है, एक दफ़ा डिक्लेयर कर दी है दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, उसको चेंज हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें हमारे पास डिफरेंस है। असाइनमेंट आपकी यही है आज की क्लास की कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं आपने उसी की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट वैल्यूज़ देकर डिफरेंट तरीके से, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स नेम डिक्लेयर करें, मल्टीपल्स टाइम करें, और आपने यही इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड, नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है यस सेट। सर कितने किस्म की डेटा टाइप्स होती है? इसमें हमारे पास पाइथन में जो है वो 5 डेटा टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास ये नंबर्स की आ जाती है जिसमें इंटीजर और फ्लोट, यही मोस्टली हमारे पास यूज़ होती है। एक हमारे पास स्ट्रिंग, लिस्ट और टप्पल, इसको मेनली सीक्वेंस डाटा टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाती है सेट, फोर्थ डिक्शनरी, और फिफ्थ हमारे पास है बूलियन डाटा टाइप। ठीक है, बेसिकली जितना भी हमारे पास जब डेटा आता है तो उनके अंदर इसी तरह की वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास। अच्छा, अब सर ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, बस ये काफ़ी डाटा है। टाइप्स मुझे कंप्लीट कर लेने दे, 2 ही रह गई हैं उसके बाद। ठीक है,
मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ लें, और मैं साथ साथ जो है वो रियल एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग भी आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो थोड़ा करके जाएंगे। चले ना आप, ये सारा एक साथ कवर करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नहीं, डेटा टाइप्स में कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एग्जांपल साथ साथ देते हुए बताए हैं, ठीक है। बस सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस, ये रिटर्न करके भी तो वेरिएबल लिखते हैं ना, वो भी इसी में आता है, रिटर्न करके, रिटर्न्स नहीं इक्वल टू और वेरिएबल जो होता वो है। हमारे पास फंक्शंस में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई टाइप नहीं है, इसमें कोई काम नहीं है उसका। इसमें ये प्रिंट फंक्शन ही इटसेल्फ हमारे लिए रिटर्न का काम कर रहा है कि आउटपुट में वो हमें वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सेट डेटा टाइप। अब जो सेट डेटा टाइप है, हम लोगों ने ये अपनी क्लासेस में तो ये पढ़ी ही हुई है, 9 10 में हम लोग, बल्कि 6 7 8 में ये सेट्स के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सेट हम लोग किस लिए यूज़ करते थे? यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा ही है जिसमें हम लोग यूनियन इंटरसेक्ट के मीन मीडियन मोड निकालते थे इनसे सेट्स के जरिए। पढ़ते थे बिल्कुल। और उसके अलावा जो यूनियन इंटरसेक्ट, ठीक है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने सेट्स पढ़े हुए हैं। तो बेसिकली जब हमने अपने डेटा में से यूनिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो फिर हम लोग सेट्स का यूज़ करते हैं, ओके। सो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको डिक्लेरेशन के मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह से डिक्लेयर की जाती है सेट। तो सेट कर्ली ब्रेसिस के अंदर डिक्लेयर की जाती है, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर। अब मैं यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी लिखे हैं, 2 और 3 मैंने यहाँ पे दो दो बार लिखा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा सेट्स नाम के वेरिएबल को और इसकी टाइप, तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 वो सिर्फ एक एक बार ही डिस्प्ले करवा रहा है। यानी कि जब भी हमने यूनिक वैल्यूज़ ही सिर्फ फाइंड आउट करनी हो तो फिर हम लोग सेट का यूज़ करते हैं, और इसकी वो टाइप भी क्या बता रहा है? सेट। ओके, क्लियर। अच्छा, बूलियन डाटा टाइप बहुत इजी है, जिसमें हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। ये हमारे पास बूलियन डाटा टाइप है, ठीक है, या ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तो इसको बूलियन डाटा टाइप कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ टाइप ही मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पे डिक्लेयर किया है अलाइव, और उसकी वैल्यू मेरे पास है ट्रू, तो जिस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी, TRUE, टी कैपिटल होगा, TRUE ट्रू, तो वो बूलियन, बूल डाटा टाइप कहलाई जाती है। तो ये है मेरे पास बूल, बूल मीन्स बूलियन। और लास्ट है बस हमारे पास अब डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमारे पास की और वैल्यू का पेयर चलता है, ठीक है। डिक्शनरी में हमारे पास की और वैल्यू का पेयर चलता है, यानी कि अगर हमने मैं आपको इसकी अगर एग्जांपल दूं तो हमने अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। अगर हमने किसी पर्सन या कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करवानी हो तो फिर डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, और डिक्शनरी को भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करते हैं। अब की वैल्यू का पेयर आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगा की। अब चूंकि मैं पर्सन का, किसी शख्स का डाटा ले रहा हूँ तो उसमें मेरे पास नेम भी होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा नेम डबल कोट्स के अंदर। ये नेम बेसिकली मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कहलाएगी, ओ सॉरी की कहलाती है, ठीक है। ये नेम मेरे पास यहाँ पे की कहलाती है। अब मुझे इसको वैल्यू देनी है, तो वैल्यू देने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँगा। तो यहाँ पे देखें, इसकी उसने मुझे डाटा टाइप क्या बताई है? डिक्ट। डिक्ट मीन डिक्शनरी।
ये जो डेटा टाइप्स पढ़ने का हमारा यही मकसद है कि जब हम आगे डेटा के साथ हैंडलिंग करेंगे तो उसमें डेटा टाइप्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस फॉर्म में डेटा टाइप्स मौजूद हैं। अगर मल्टीपल्स डेटा टाइप्स हैं तो इसका मतलब है वो लिस्ट होगी या टप्पल होगी। अगर नंबर्स में कोई डाटा मौजूद है तो इसका मतलब है उसकी डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर या फ्लॉट होगी। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड कोई डाटा मौजूद है तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग का। अगर हमने डाटा टाइप्स चेंज करनी हो तो उसके लिए हमें पहले तो डाटा टाइप का पता होना चाहिए, फिर ही हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ओके, आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी। चाहे आप बैक बेंचर्स हैं, चाहे आप फ्रंट बेंचर्स हैं, चाहे मिडल बेंचर्स हैं, समझ आपको आ जाएगी। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और खुद प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक तो फिर बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगी। ओके जी हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस, एक मिनट, ये मैं ये आपको जो डेटा बोलें। ये जो डेटा टाइप्स है ये यूज कहाँ होती है बेसिकली? तो मैंने बताया है कि अभी जब हम लोग कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ये डाटा टाइप्स क्रिएट होंगी। हम लोग जब कोई भी मैनुअली डाटा खुद क्रिएट करेंगे वहाँ पे हमारे पास यही डाटा टाइप्स का इम्प्लीमेंट होगा। और अभी जो मैंने आपको बात अभी तो मैंने बताई है कि डेटास के अंदर जो वैल्यूज़ एक्चुअली मौजूद होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा डाटा टाइप्स के बारे में तो फिर उन वैल्यूज़ को भी आइडेंटिफाई करके हम अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये फाइल में आपके साथ यही वाली जुपिटर नोटबुक की जिसकी एक्सटेंशन होगी .ipynb, ये आपके पास जुपिटर नोटबुक पे और गूगल कोलैब पे ही ओपन होगी। फ़ोन पे ओपन ये नहीं होगी, ये आपके पास जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब में ही ओपन होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन ना रहे आपका। ठीक है, अब आप इसकी जितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें हमारे पास आगे कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब डिक्शनरी डाटा टाइप की मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो डाटा जो रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं वो किस तरह के होते हैं, रोज़ और कॉलम्स में। ऐसा ही है, जल्दी से ज़रा मुझे आंसर कर दें, 2 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, तो वो रोज़ और कॉलम्स में हमारे पास डेटा रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली डिक्शनरी के अंदर जो की है KEY की, वो कॉलम्स नेम होंगे और वैल्यूज़ एक्चुअल रिकॉर्ड्स होंगे। तो कीज़ के अंदर किस तरह की कीज़ के अंदर किस तरह की वैल्यू आनी है उसके लिए हमने ये डाटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। जी हाँ, मैं सारे आपको मटेरियल साथ साथ सेंड किया करूँगा, डोंट वरी। जी आपका कोई क्वेश्चन है जल्दी से कर लें, अगर शॉर्ट है, नहीं तो आप फिर ग्रुप में शेयर कर लें। हम इंटरनेट से भी कुछ सैंपल डेटा उठा के काम कर सकते हैं इस पर। जी हाँ बिल्कुल, वही हम लोग आगे चलकर करेंगे। ठीक है, रियल डाटा के ऊपर भी वर्किंग करेंगे और डाटा सैंपल्स में यानी खुद डाटा जनरेट करके भी करेंगे। ये सेट डेटा टाइप जो है इसमें स्ट्रिंग वैल्यू इस पे आ जाती है। स्ट्रिंग डाटा टाइप हमारे पास जो टेक्स्ट वगैरह जितना हम लोग कोई भी अपने किसी फ्रेंड को कोई भी मैसेज वगैरह सेट करते डेटा हैं। टाइप में हमने इंटीजर डाला था, सेट डेटा टाइप में जो इंटीजर वैल्यूज डाली थी उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी डाल सकते हैं। हाँ, फिर वो आपकी डाटा टाइप स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। उसमें डुप्लीकेट वो रिमूव हो जाएगी उसमें से। नहीं, आपके पास जो इंटीजर वैल्यूज होंगी वो विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करते हुए आप लिखेंगे तो फिर ही वो इंटीजर भाई कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप डबल कोट्स में लिखेंगे, सिंगल कोटेशंस में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप ही कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर आप 20 के आगे आप लिख देंगे, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज लिख देंगे तो फिर आपके पास एरर आ जाएगा। ओके, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है 20 और चले मैं यहाँ पे एक वॉर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसकी वैल्यू ये 20 है और आगे मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया है अली, तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते, ये किसी भी तरह की डाटा टाइप को वो कंसीडर नहीं करता, तो ये एरर आ जाएगा। ओके, सो आपकी क्लास का टाइम एंड हो चुका है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।